तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं मिनी अटेम्प्ट पर नर्सिंग के जो स्टूडेंट हैं, मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं, फार्मेसी के जो स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट लेक्चर्स लेकर के आता रहता हूं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि एंडोक्राइन सिस्टम का टॉपिक है। नाम है हाइपोग्लाइसीमिया। मतलब हाइपो मीन्स कमी और ग्लाइसीमिक मतलब शुगर। अगर किसी के ब्लड शुगर का लेवल कम हो, यदि किसी व्यक्ति में ब्लड शुगर का लेवल कम हो तो उसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो आज हम हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में पढ़ेंगे, तो पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हर बार की तरह एक पॉजिटिव थॉट के साथ में हम क्लास की शुरुआत करेंगे, जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें कभी हार नहीं मिलती। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा, यदि आप मेहनत करते रहेंगे तो आप कभी असफल नहीं होंगे, कभी भी जीवन में असफल नहीं होंगे, हमेशा आपको सफलता प्राप्त होगी। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में, जो कि यूनिट है एंडोक्राइन डिसऑर्डर और जो कि सब्जेक्ट है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का। ठीक है, जिसमें हम डेफिनेशन, कॉज, पैथोलॉजी, साइन, सिम्टम, ट्रीटमेंट, सारी चीजें हम प्रॉपर तरीके से इसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपो और ग्लाइसीमिया दो वर्ड हैं इसमें, जिसमें हाइपो का मतलब क्या होता है, हाइपो का मतलब क्या होता है बेटा, कमी, डेफिशिएंसी। और ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज, यानी ब्लड के ग्लूकोज के लेवल का कम हो जाना, ब्लड के ग्लूकोज के लेवल का क्या होना, डिक्रीज हो जाना, उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया होना। तो हाइपोग्लाइसीमिया कब कहा जाएगा, तो इट इज द कंडीशन इन विच कैरेक्टराइज बाय द लो ब्लड ग्लूकोज लेवल लेस देन 50 टू 60 mg पर डीएल। याद रखिएगा कितना, जब 50 से 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से यदि कम किसी पेशेंट में, हमें ग्लूकोज का लेवल उसका जब हम चेक करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, तो उसे हम हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे बॉडी के अंदर दो हार्मोन होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा, अपनी बॉडी के अंदर दो हार्मोन है, एक इंसुलिन और एक है बेटा ग्लूकागोन। कौन सा, ग्लूकागोन। तो देखिए इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन ये बीटा सेल से निकलता है पेनक्रियास के, और ग्लूकागोन जो होता है वो अल्फा सेल से निकलता है। ठीक है, पेनक्रियास में आइसलेट्स ऑफ पेनक्रियास नाम की जगह है, या जिसको हम आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस के नाम से जानते हैं। तो उस बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, जो क्या करेगा, जो कि ब्लड के ग्लूकोज को, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज को क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा कि इंसुलिन के जो होता है वो बीटा सेल से प्रोड्यूस होता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल को डाउन करता है। और जो ग्लूकागोन है वो अल्फा सेल से बनता है। कहां से बनता है, अल्फा सेल से, और जिसका काम क्या होता है, ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को क्या करना, इंक्रीज करना। तो दोनों में ये अंतर हो गया, क्या इंसुलिन बीटा सेल से बनता है और ब्लड ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करता है, और ग्लूकागोन जो होता है वो अल्फा सेल से बनता है और ग्लूकोज को इंक्रीज करता है। एक बेसिक चीज मैंने आपको बता दी कि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है उसको कंट्रोल दो हार्मोन करते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन कम करता है और ग्लूकागोन उसको बढ़ाता है। समझ में आ गई। तो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन क्या होगी, जब किसी पर्सन का ब्लड ग्लूकोज लेवल 50 से 60 mg पर डीएल से भी कम हो, 50 से 60 mg पर डीएल से भी कम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन कहते हैं। जो कारण क्या होता है इसका, देखिए एक्सेसिव इंसुलिन और हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट। देखिए छोटी सी बात है, समझिए, यदि किसी व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन की मात्रा ज्यादा हो जाए, देखिए हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन जनरली कब होगी, या तो पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा हो, किसका, ग्लाइसेमिक कंडीशन हो, मतलब हाइपर ग्लाइसेमिक कंडीशन हो, मतलब शुगर हो पेशेंट को। तो शुगर या डायबिटीज के पेशेंट का जब ट्रीटमेंट चलता है तो उसमें हम हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग देते हैं, जैसे कि मेटफॉर्मिन हो गया। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, ग्लूकोज के लेवल को डाउन करती हैं। तो ग्लूकोज के लेवल को इतना ज्यादा डाउन कर दे, यदि कोई दवाई ग्लूकोज के लेवल को इतना ज्यादा डाउन कर दे कि पेशेंट के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन, यानी पेशेंट का ग्लूकोज का लेवल 50 से 60 mg पर डीएल से भी नीचे चला जाए, तो उस स्थिति को, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन कहेंगे। ठीक है, जो कि एक्सेसिव इंसुलिन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करता है, तो यदि इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाएगी तो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन होगी, या हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट देने से। समझ में आ गई ना बात, पिक्चर क्लियर होगी। इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है बेटा, इंसुलिन का। सबसे बड़ा रोल किसका है, इंसुलिन का, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हो सकता है लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो, मेरे लेक्चर थोड़े से लंबे हों, लेकिन सभी चीजों को मैं क्लियर करने की आपको कोशिश करता हूं। ठीक है, तो
ज़्यादा से ज़्यादा देखिए लोगों के साथ में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ में इस लेक्चर को शेयर करिए अपनी क्लास में, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल होने वाला है जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम आ रहे हैं। देखिए कंपटीशन की तैयारी तो हर कोई करा रहा है, कंपटीशन की तैयारी तो हर चैनल पे हो रही है, लेकिन मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस पे मैं आपको जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं, फार्मेसी का कर रहे हैं, मेडिकल का कर रहे हैं, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको इन वीडियो के माध्यम से, इन लेक्चर के माध्यम से समझा रहा हूं, ठीक है, जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में काम आएंगे। देखिए जिसका बेस क्लियर होगा वही आगे जाकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट कर सकता है, ठीक है। जैसे एबीसीडी आएंगी तभी आप सेंटेंस बनाना सीखोगे, ठीक उसी प्रकार ये बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक टॉपिक्स हैं, इन्हीं से उठ करके बेटा कंपटीशन में सवाल आते हैं, कुछ नया नहीं आता है। समझ में आगे बात? चलिए तो एटियोलॉजी की बात करते हैं। एटियोलॉजी का मतलब क्या होता है? एटियोलॉजी या कॉज, ठीक है, एटियोलॉजी या कॉज, समझ में आ गया? एटियोलॉजी या कॉज, कॉज किसे कहते हैं? कारण। तो देखो हाइपोग्लाइसीमिया का सबसे बड़ी बात इंक्रीज डोज ऑफ इंसुलिन। जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि किसी पेशेंट को इंसुलिन की डोज ज्यादा दे दी जाए तो उस स्थिति में, या ज्यादा लग जाए तो उस स्थिति में क्या होगा? पेशेंट में हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन होगी, पहला कारण। दूसरा कारण नील बाई माउथ। यदि किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है, वो हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है और वो नील बाई माउथ हो, मतलब उसने कुछ भी खाया पिया ना हो, या फास्टिंग की कंडीशन हो बेटा, या क्या हो? फास्टिंग की कंडीशन हो, या मिसिंग ऑफ मील, ये तीनों की तीनों कंडीशन एक ही चीज शो कर रही है, क्या? कि कहीं ना कहीं फूड की कमी है, कहीं ना कहीं फूड, और फूड से ही हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज। फूड से ही हमें क्या मिलता है बेटा? ग्लूकोज। तो यदि कोई पर्सन नील बाई माउथ रहेगा, मतलब ओरल कैविटी से कुछ नहीं खाएगा, यानी खाना पीना नहीं खाएगा, फास्टिंग की कंडीशन होगी, या मील को मिस करेगा, तो सभी कंडीशन में बेटा ग्लूकोज का लेवल जो है बॉडी के अंदर डाउन होगा, जो कि हाइपोग्लाइसीमिया कर सकता है। और वहीं अगर किसी मरीज का इंसुलिन का ट्रीटमेंट चल रहा है, इंसुलिन थेरेपी चल रही है, तो उसको तो ये चीजों का विशेष ध्यान रखना है कि उसको नील बाई माउथ नहीं रखना है, फास्टिंग कंडीशन नहीं रखनी है, और मील को मिस नहीं करना है, अन्यथा हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन डेवलप हो सकती है, ठीक है बेटा। उसके बाद में आता है एल्कोहल कंजप्शन। यदि किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उस समय एल्कोहल का कंजप्शन भी नहीं करना है, क्योंकि एल्कोहल क्या करता है? एल्कोहल ग्लूकोज के लेवल को डाउन कर देता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन को रोकता है। एल्कोहल पहले एब्जॉर्ब होगा स्टमक से, बाद में फिर ये ग्लूकोज को एब्जॉर्प्शन को होने देगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हार्मोनल डेफिशिएंसी। कुछ हार्मोन है जैसे कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है, यदि फेल हो जाए, यदि किसी पर्सन में एंटीरियर पिट्यूटरी फेल हो जाए, पिट्यूटरी मतलब मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी, जो सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करने का काम करती है, तो यदि एंटीरियर पिट्यूटरी फेल हो गई तो ग्लूकोज का प्रोडक्शन और इंसुलिन की सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी, या अफेक्ट करेगी उसको, या डाउन करेगी, या लो करेगी। यानी क्या हुआ? एंटीरियर पिट्यूटरी अगर फेल हो गई तो ग्लूकोज का प्रोडक्शन और इंसुलिन की सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाएगी, समझ गए। एंड सम मेडिकेशन, कुछ दवाइयां ऐसी हैं जैसे एस्पिरिन हुई, वारफेरिन हुई, ये दोनों की दोनों क्या है? एस्पिरिन NSAID है, NSAID है। एस्पिरिन जो क्या करती है? ब्लड थिनर की तरह भी काम करती है। और वारफेरिन क्या करेगा? ये एंटी कोगुलेंट है बेटा, एंटी कोगुलेंट है, तो ये भी क्या करते हैं? ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करके हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन डेवलप कर सकते हैं। तो ये हो गए इसके कॉज। देन उसके बाद में आते हैं हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम्स पर। तो पहला, यदि किसी पर्सन में माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब थोड़ा सा ये माइल्ड है, स्टार्टिंग है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है? पेशेंट को ट्रिमर्स आते हैं, ट्रिमर्स यानी कंपन होता है। टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया मतलब क्या होता है? इंक्रीज पल्स रेट। टैकीकार्डिया मतलब इंक्रीज पल्स रेट, ठीक है, पेशेंट की पल्स रेट बढ़ेगी। उसके अलावा पाल्पिटेशन, एबनॉर्मल हार्ट रेट रहेगी पेशेंट में। अगला हंगर, हंगर मतलब भूख ज्यादा लगेगी, जैसा कि हमने देखा 3P साइन। अगर डायबिटीज के पेशेंट में देखें तो 3P साइन होते हैं, कौन कौन से? पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया और पॉलीडिप्सिया। मतलब पॉलीडिप्सिया मतलब ज्यादा प्यास लगना, पॉलीफेजिया मतलब ज्यादा भूख लगना, पॉलीयूरिया मतलब ज्यादा यूरिन आना, ठीक है बेटा। उसके बाद में नर्वसनेस, नर्वसनेस भी पेशेंट में फील होगी। देन मॉडरेट, यदि किसी पेशेंट में मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया है, मॉडरेट हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन है, तो नंबनेस हो सकती है लिप्स पे और टंग पे, इरिटेबिलिटी हो सकती है पेशेंट को। उसके अलावा लाइट हेडेडनेस हो सकती है पेशेंट को, ड्राउजीनेस और ब्लरिंग ऑफ विजन, मतलब पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं। उसके अलावा कमजोरी रहेगी, और ब्लर ऑफ विजन यानी उसका जो देखने की क्षमता है वो भी डिक्रीज होगी, साथ में उसको धुंधला दिखाई पड़ेगा।
ब्लर विजन रहेगा पेशेंट में, है ना। और कभी कभी आपने देखा हो कि आंखों के सामने अंधेरा सा हो जाना, ये भी कंडीशन हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से हो जाती है। उसके अलावा सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया अगर किसी पेशेंट को है तो पेशेंट देखिए बेहोश भी हो सकता है, अनकॉन्शियसनेस, गिडीनेस हो सकती है, कोमा में जा सकता है और सीजर्स भी आ सकते हैं। तो ये सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन है। तो सोचिए हमारी बॉडी में नॉर्मल नॉर्मल जो ग्लूकोज है, नॉर्मल जो ग्लूकोज का लेवल है वो कितना होना चाहिए? नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल 70 से 110 mg पर डीएल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 70 से 110 mg पर डीएल। ये कब होना चाहिए? फास्टिंग की कंडीशन में, मतलब खाली पेट, ठीक है, इतना होना चाहिए। यदि किसी पर्सन में खाने के बाद भी यानी पोस्ट प्रेंडियल भी अगर 50 से 60 mg पर डीएल आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? उसको हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन है, जिसके कारण हमारे न्यूरॉन्स को भी प्रॉपर एक्टिविटी नहीं हो पाएगी, न्यूरॉन्स का प्रॉपर वर्क नहीं हो पाएगा और पेशेंट कोमा में जा सकता है, सीजर आ सकते हैं, अनकॉन्शियसनेस देखने को मिल सकती है। समझ में आ गया? अब इस कंडीशन को हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? तो जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल को यानी आरबीएस को, रैंडम ब्लड शुगर को जब हम चेक करते हैं, या सीधा सीधा डायबिटीज का भी हम पता जिन टेस्टों से करते हैं उन्हीं से हम हाइपोग्लाइसीमिया का पता करते हैं, जैसे कि ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल में हम क्या करेंगे? सीधा सीधा हम दो कंडीशन यानी दो तरह से हम कर सकते हैं ब्लड के ग्लूकोज को लेवल। हम एक फास्टिंग कर सकते हैं बेटा, एक फास्टिंग कर सकते हैं और एक पीपी पोस्ट प्रेंडियल कर सकते हैं। फास्टिंग 70 टू 110 mg पर डीएल ये लेवल होता है इसका, और 130 mg पर डीएल तक, सिर्फ 140 mg पर डीएल तक ये लगभग नॉर्मल माना जाता है पेशेंट में खाना खाने के 2 घंटे बाद पोस्ट प्रेंडियल। तो ये हम जांच कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? फिंगर की टिप पे से ब्लड की बूंद लेंगे और उसको हम ग्लूकोमीटर से चेक करेंगे। नेक्स्ट रैंडम ब्लड शुगर आरबीएस, यानी इसमें हम क्या करेंगे कि जो पेशेंट किसी भी कंडीशन में आया है, जैसे कुछ खाया कितनी भी टाइम पहले हो, आरबीएस मतलब रैंडमली जैसा पेशेंट आया उसका आपने हैंड टू हैंड ब्लड शुगर लिया तो वो रैंडम ब्लड शुगर कहलाता है। ये एक डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन हो सकती है। अगर किसी पेशेंट का उस कंडीशन में भी 50 से 60 से कम mg पर डीएल अगर उसका लेवल आता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो उसको हम डायग्नोस करेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। उसके अलावा HbA1c जो टेस्ट होता है, इसमें हम 2 से 3 महीने का, लगभग 2 से 3 मंथ का जो एवरेज है शुगर के लेवल का, ब्लड ग्लूकोज लेवल का, या उसका जो इंडेक्स है वो हम इसमें देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंसुलिन लेवल एंड सी पेप्टाइड लेवल। इंसुलिन लेवल या सी पेप्टाइड लेवल जो चेक है, इसमें क्या होगा कि जो इंसुलिन है बॉडी में कितना बन रहा है या कितना हमारी बॉडी उसके लिए वर्क कर रही है, या इंसुलिन बॉडी पर कितना वर्क कर रहा है, इसका पता हम इंसुलिन लेवल से कर सकते हैं। क्योंकि इंसुलिन का लेवल यदि नॉर्मल होगा बॉडी के अंदर तो नॉर्मली फंक्शन होगा, यदि ज्यादा होगा तो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन देखने को मिल सकती है। क्लियर हो गया? अब बात आती है इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा। तो इसका ट्रीटमेंट रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 50 टू 20 ग्राम, मतलब लगभग 15 से 20 ग्राम क्विक एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट पेशेंट को लगभग 15 से 20 ग्राम तुरंत कार्बोहाइड्रेट पेशेंट को देनी है, जिससे क्या होगा एकदम से जो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन हुई है वो इंक्रीज हो सके, मतलब ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल हो सके। उसके अलावा यदि उससे भी कंट्रोल नहीं होता है तो हम आईएम इंजेक्शन दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। पेशेंट को हम 1 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकागोन 1 मिलीग्राम ग्लूकागोन का इंजेक्शन हम पेशेंट में लगा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम आईवी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आईवी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं क्या? 50 ml ऑफ 50% ग्लूकोज, हम पेशेंट को 50% ग्लूकोज चढ़ा सकते हैं 50 ml। उसके अलावा 25% डीएनएस इन्फ्यूजन भी पेशेंट को करवा सकते हैं, 25% डीएनएस इन्फ्यूजन भी हम करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? इसका मैनेजमेंट हो गया, ये हॉस्पिटल के अंदर किए जाने वाले मैनेजमेंट है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आज हमने पढ़ा हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में, हाइपोग्लाइसीमिया का ट्रीटमेंट भी पढ़ा, ठीक है, कोच पढ़े, सारी चीजें हमने पढ़ी। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों के साथ में, जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट हैं, जो किसी भी कोचिंग में, बड़ी बड़ी कोचिंग में जा करके नहीं पढ़ सकते हैं, जो ऑनलाइन फ़ोन के माध्यम से घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं, उनके पास में आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप जो हमारे पीडीएफ है, यानी ये जो क्लासेस का पीडीएफ आपको मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका वीडियो का लिंक, और वीडियो के लिंक के साथ साथ इसकी पीडीएफ भी आपको वहीं से मिल जाएगी। और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है
वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।